आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगर मैं कहूं कि आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त कंफ्यूजन है तो आप कहेंगे कि ऐसा कहां होता है। पैसा बोलता है, उसकी खनक छिपती कहां है। लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। एक साथ दो ऐसी बातें हो रही हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। एक तरफ जीडीपी के आंकड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, और दूसरी तरफ कंपनियों के प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, मुनाफे हैं। क्या दोनों बातें एक साथ संभव है? इसके साथ ही आर्थिक सुस्ती भी है, और लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उन्हें कैसे मालूम चलेगा कि आर्थिक सुस्ती छट रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज, और आर्थिक स्तर पर जो धुंधलापन है इसी को साफ करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी, ताकि हम और आप आर्थिक मोर्चे की जो तस्वीर है उसे साफ साफ देख सकें। तो अंशुमान सर, वेलकम। हाँ, धन्यवाद ऋतुराज। तो सर, सबसे पहले बात आर्थिक सुस्ती की ही कर लेते हैं और इसके कम होने के एहसास पर। इस मामले में लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि वो कब माने कि अब चीजें पटरी पर लौट रही हैं, चीजें अब सामान्य होना शुरू हो गई हैं। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आम लोग? ऋतुराज, धुंध दिल्ली में बहुत ज्यादा है, बट आर्थिक आंकड़ों में उतनी धुंध नहीं है बल्कि आर्थिक आंकड़े हमेशा उस वास्तविकता को ही रिफ्लेक्ट करते हैं या बताते हैं जो जमीन पर दिखती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं और किस तरह से उसे समझना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए निरपेक्ष या अनबायस्ड या पक्षपात रहित ढंग से आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। आज हम जब त्योहार के करीब खड़े हुए हैं, आधा त्योहारी मौसम बीत चुका है, नवरात्रि और दशहरा की सेल्स खत्म हो गई हैं, दिवाली करीब 2 हफ्ते आगे है। उस समय हमारे पास 3-4 आंकड़े, सेट ऑफ आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध हैं, उन्हें करीब से देखना जरूरी है। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे पास आए हैं अभी, वो सब उत्पादन की दृष्टि से हैं। जैसे उसमें आंकड़ों का एक सेट वो है जो महीने में हमें सरकार की तरफ से औद्योगिक उत्पादन या फैक्ट्री आउटपुट का आंकड़ा आता है, जिसमें कि बिजली, माइनिंग, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स के आंकड़े आते हैं, कंज्यूमर गुड्स के आंकड़े आते हैं। दूसरी तरफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है, जो कि जिसे हम हाई फ्रिक्वेंसी या तेज रफ्तार का आंकड़ा कहते हैं, जो हर साल आता है। इन आंकड़ों में पिछले 3 महीने 4 महीने की तुलना में या मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, मासिक आधार पर बेहतरी दिखाई दे रही है। इनमें एक मिक्स पिक्चर है। एक पिक्चर या एक तस्वीर ये है कि इन आंकड़ों में हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरी पिक्चर ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स में अभी भी गहरी मंदी बनी हुई है। जब भी हम किसी मंदी या कॉन्ट्रैक्शन से उबरने की कोशिश करते हैं, मंदी से उबरने की, सुस्ती से नहीं, मंदी और सुस्ती में बुनियादी रूप से फर्क है। हम गहरी मंदी में है, जीडीपी माइनस में है, वहां से जब उबरने की कोशिश करते हैं तो उत्पादन के आंकड़े हमें पूरी तस्वीर, सच की तस्वीर नहीं देते, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद है और वो दोबारा उत्पादन शुरू करेगी तो वो उत्पादन के तौर पर गिना जाएगा। और इसलिए अभी जितने भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वो सारे आंकड़े उत्पादन की दृष्टि से हमारे सामने है, खपत या मांग की दृष्टि से नहीं होते। जीडीपी का एक हिस्सा उत्पादन है, पर दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा मांग या खपत है, यानी आप जो पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसे खरीदने वाले बाजार में है कि नहीं है। और उसका एक छोटा सा आंकड़ा हमारे पास इसी हफ्ते आया जब हमें फाडा ने बताया, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है। ऋतुराज, हमें मालूम है कि ऑटोमोबाइल को, बाइक को, कार को अच्छे दिनों का फ्लैग बेरर या अच्छे दिनों का संकेतक, या उसको अर्थव्यवस्था में दशहरे का नीलकंठ कहा जाता है। और उसने बताया कि नवरात्रि और दशहरे के दौरान और सर, इस देश में तो परंपरा रही है धनतेरस के दिन गाड़ियां लाने की घर में। हाँ, तो लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हमारे पास आए उसमें जो 2 व्हीलर्स की सेल्स है वो बुरी तरह टूटी। पिछले साल की तुलना में नवरात्रि और दशहरे के दौरान दुपहिया वाहन बिल्कुल नहीं बिके। 4 व्हीलर्स की सेल में थोड़ा बहुत बैलेंस दिखाई दिया है। तो अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ उत्पादन की तरफ से थोड़ी बढ़ोतरी होने के आंकड़े दिख रहे हैं, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत सारे आंकड़े अभी भी कमजोर हैं जो ये बताते हैं कि हम धीमे धीमे रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उतनी संतोषजनक या उतनी उत्साहजनक रिकवरी नहीं है। कम से कम वो वी शेप रिकवरी नहीं है जिसकी हम बात करते रहे थे। सर, आपने इसी अभी जो आपने हमें समझाया उसी में आपने मंदी और सुस्ती का जिक्र किया और आपने कहा कि दोनों में फर्क है। इन दोनों का फर्क हमें समझाइए
रोजगार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से इन दोनों में क्या फर्क आ जाता है? देखिए, मंदी और सुस्ती में बुनियादी फर्क है। सुस्ती का अर्थ है कि आपकी आर्थिक विकास दर बढ़ रही थी, किसी महीने में, किसी पखवाड़े में, किसी तिमाही में वो नीचे आ गई। मतलब आप की फैक्ट्री में हर महीने 100 कारें बन रही थी, डीलर्स के यहाँ से 90 से 100 कारें बिक रही थी। एक महीने मौसम खराब हो गया या हड़ताल हो गई या बाढ़ आ गई और उस महीने आपके पास 50 कारें बिकी या 60 कारें बिकी या सस्ती कारें बिकी, तो ये सुस्ती है। लेकिन यदि आपके की फैक्ट्री का उत्पादन ही बंद हो जाए, लंबे समय तक आप 100 की 100 कारें पूरी माइनस में चली जाए और ना बिकें, तो वो सुस्ती है। और इसलिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था ऋतुराज कॉन्ट्रैक्शन से या मंदी से उभरती है, तो वहां इस बात के आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते कि उत्पादन कितना के उत्पादन से मिलने वाला पैसा कितना बढ़ा, बल्कि वो आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं समझने के लिए कि वॉल्यूम में कितनी बढ़ोतरी आई और उसकी डिमांड बाहर आगे कितनी है। तो अभी हम मंदी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कहें कि सितंबर में मान लीजिए कारों का उत्पादन पिछले साल के सितंबर के बराबर हो गया, कि पिछले साल सितंबर में 100 कारें बनती थी और इस साल सितंबर में 100 कारें बनने लगी, तो ये वो 100 कारें जो बन रही हैं वो पिछले 6 महीने के 600 के नुकसान के बाद बन रही हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में 600 कारें नहीं बनी थी। तो ये रिकवरी फॉल्टेड रिकवरी है, क्योंकि वो जो नुकसान है वो कंपनी इसी में एडजस्ट करेगी और उसी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि आने वाले समय में बढ़ोतरी कितनी है। ये बुनियादी फर्क है। यहीं पे सर एक कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मेरे भी मन में, कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो कंपनियां पहले के मुकाबले कुछ कम चीजें बना रही हैं, बहुत कम चीजें बना रही हैं। डिमांड उतना है नहीं, सामान उतना अधिक बिक नहीं रहा, लेकिन बैलेंस शीट देखने पे बहुत कंपनियों का लगता है कि वो प्रॉफिट में है या बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? जीडीपी का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, वो मांग और खपत का होता है। हम भारत में क्या है, हमारे भारत में जीडीपी की जो पैमाइश है वो थोड़ी अर्ध सत्य है। हम हमेशा भारत में जीडीपी को प्रोडक्शन की तरफ से नापते हैं कि उत्पादन कितना बढ़ा और उस उत्पादन की वैल्यू क्या है, जिसको कि हम जीवीए ग्रास वैल्यूएशन कहते हैं। जीडीपी का भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खपत से आता है, मांग से आता है, और मांग की तरफ से हमारे पास जीडीपी की पैमाइश नहीं मिलती, इसलिए हमें जान नहीं पाते कि जिस उत्पादन के बढ़ने की बात हम कर रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था में कितना लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया, रोजगार में या खपत में कितना बदलाव आया। और यही चीज समझने के लिए हमें कंपनियों के नतीजे देखने पड़ते हैं। आज अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि हिंदुस्तान लीवर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट घोषित किए और उसमें 2000 करोड़ का मुनाफा दिखाया गया, तो एक सामान्य व्यक्ति समझेगा फिर क्या समस्या है, इकोनॉमी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब सर यही समझ में आता है पहली नजर में कि अरे एक कंपनी 2000 करोड़ के मुनाफे में है तो चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, फिर दिक्कत कहाँ है? हाँ, तो ये लोग समझने कि इससे हमें भ्रम होता है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में सब कुछ चीजें ठीक चल रही, पर आंकड़ों के भीतर उतर कर देखना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर की जो 2000 करोड़ की बढ़ोतरी है उसमें मंदी के दौर में, जबकि उत्पादन बिल्कुल नहीं था, डिमांड बिल्कुल नहीं थी, सेल्स बिल्कुल नहीं हुई, वो मुनाफा कहां से आया? मुनाफा इससे आया कि कंपनी को बहुत सारी बचत हुई, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी, पेट्रोल डीजल का खर्च नहीं हुआ, कर्मचारियों की तनख्वाहें रोकी गई, कई जगह कर्मचारियों की इकट्ठी की गई, और कंपनी ने अपनी सेविंग्स से और दूसरा जो टैक्स के पेमेंट थे जो उसमें उसे रियायत मिली थी पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में, उसकी बढ़ोतरी से आया। तो ये हमें कैसे पता चले कि कंपनी का ये मुनाफा उत्पादन और खपत से आया है या सिर्फ बचत से आया है? उसको देखने के लिए जब हम हिंदुस्तान लीवर का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वो देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है और उसके उत्पाद हम सबसे ज्यादा खपत करते हैं खाने में या एफएमसीजी में। तो जब हम उसके भीतर उतर कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि उसमें वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। यानी अगर हिंदुस्तान लीवर पिछले साल सितंबर के महीने तक एक तिमाही में 50,000 साबुन बेचती थी, तो इस साल वो 50,000 से इस तिमाही में उसने 50,000 से कम साबुन बेचे हैं। तो जब हम मंदी से उबरते हैं तो हमें कंपनियों की टॉप लाइन नहीं देखनी चाहिए, बल्कि कंपनियों के नतीजों में ये देखना चाहिए जितना सामान पिछली बार बना रही, क्या उतना सामान वो इस बार बना रही है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज है कि बनाना और बेचने में कम से कम 3 महीने का गैप होता है। इसलिए जब आप ये कहो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद सुधार दिख रहा है, तो उसके लिए 3 महीने इंतजार कीजिए, क्योंकि जो साबुन, जो कार, जो बाइक, जो टीवी, जो कपड़ा आपको आज बाजार में मिल रहा है वो 3 महीने पहले बना होगा। और जब ये बिक जाएगा तो 2 महीने बाद हमें पता चलेगा कि इसकी सेल कितनी आई। और ये चीज हमने ऑटोमोबाइल के आंकड़ों में देखी कि कंपनियों के पास जो भी पुराना स्टॉक पड़ा था उन्होंने बाजार में भेजने की कोशिश की, पर नवरात्रि और दशहरे की सेल्स की बिक्री में उसमें उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं आई। तो कंपनियों के नतीजे आपको प्रॉफिट का हिसाब तो बता देंगे, पर
अगर हमें समझना है कि वास्तव में मंदी से लोग उबर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि उनके वॉल्यूम में, उनके उत्पादन की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी चीज, हमें जीडीपी का दूसरा हिस्सा देखना चाहिए कि वास्तविक तौर पर मांग आती है कि नहीं आती, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, मतलब कंपनियां सर, बहुत कंपनियां जो हैं, लगभग सारी कंपनियां वो तैयारी भी करती है मंदी के लिए और आर्थिक संकट से जूझने के लिए, कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 100 लोग हैं और उन्हें दिख रहा है कि आने वाला समय खराब होने वाला है, तो वो 50 लोगों को निकाल कर वहां से भी बचत करती है ताकि उनका मुनाफा बरकरार रहे। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बचत के बहुत सारे तरीके, मंदी में बहुत सारी बचत है, क्योंकि जब फैक्ट्री का उत्पादन बंद है तो बिजली का बिल बचा है, ट्रैवल खत्म हुए हैं, लोगों के पेट्रोल डीजल पर खर्च खत्म हुए हैं, और जो जॉब कट हुआ है उससे सेविंग हुई है। तो इसलिए कंपनी की टॉप लाइन उतनी खराब नहीं दिखती है मंदी के दौर में भी। और इसलिए किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखिए, पर अगर उनकी सेल्स देखिए, उनकी बिक्री के आंकड़े देखिए, उनके टर्नओवर के आंकड़े देखिए, तो वहां आपको बहुत दूसरी तस्वीर दिखाई देगी। देखिए, प्रॉफिट किसी कंपनी का बहुत सारे और तरीकों से भी आ सकता है, जिसमें कि उसका मुख्य कारोबार और उसकी बिक्री एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो जब हम सामान्य ग्रोथ के दौर पर में हो, जब सामान्य रूप से ग्रोथ में उतार चढ़ाव हो रहा हो कि आधा फीसदी ग्रोथ नीचे आ गई या 1% ऊपर चली गई, तो अलग बात है। लेकिन जब हम मंदी में हो, जब हम कॉन्ट्रैक्शन में हो, जब हम शून्य से बाहर निकलने की या माइनस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तब हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जो कंपनी है जिस क्षेत्र में पिछले साल जितना उत्पादन होता था उतना उत्पादन इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहली शर्त वॉल्यूम में, और वो उत्पादन अगर बाजार में गया है तो लौटा है कि नहीं लौटा है। क्योंकि यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण है जिसको हम पेंट अप डिमांड कहते हैं। हमेशा ऐसी डिमांड जो पीछे छिपी हुई होती है, जैसे मान लीजिए आपने इस साल मार्च में, अप्रैल में किसी सामान की, कार की डिलीवरी के लिए बुक किया था, अचानक लॉकडाउन हो गया, वो सामान आपको नहीं मिल पाया, तो वो आपको अब मिलेगा। तो ऐसी डिमांड जो छिपी हुई है, जो दबी हुई है, या बहुत सारी जरूरी चीजें जो आप लॉकडाउन के कारण नहीं खरीद पाए, मजबूरी में आप खरीदने बाहर निकलते हैं, एक उसका असर होता है। तो हमेशा मंदी से उबरने के बाद शुरुआत के महीनों में पेंट अप डिमांड आती है, जो वास्तविक डिमांड नहीं होती, जो नेचुरल डिमांड नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सामान खरीदने के लिए रुका हुआ था, नहीं मिल रहा था, अचानक आप बाजार गए और आप उसे खरीद लाए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, जरूरत थी, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा था। सामान्य मांग तब आती है जब वो इनकम के आधार पर या खपत के आधार पर बढ़ती है। इसलिए अगर हमें समझने की कोशिश करें कि चीजें बेहतर हो रही हैं, उत्पादन के मोर्चे पर चीजें सुधरती दिख रही हैं, ग्रोथ होती नहीं दिख रही है, रिकवरी की शुरुआत दिख रही, कुछ एक दो अंकुर, ग्रीन शूट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं। मांग के स्तर पर स्थिति अभी भी वैसी है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा गंभीर और खराब है। अच्छा, एक चीज सर और यहाँ पे समझना चाहेंगे, मान लीजिए कोई कार कंपनियां 100 कार बनाती थी जनवरी फरवरी में, आज के समय वो फिर 100 कार बनाने लग गई, और ये जो बीच में 3 महीने 4 महीने के लॉकडाउन में उन्हें जो 400 कार का घाटा हुआ, क्या इसको भी वो कैलकुलेट करते हैं, या फिर ये बिल्कुल मंथ टू मंथ या क्वार्टरली आंकड़े होते हैं, उस घाटे को हटा दिया जाता है? इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन का लॉस तो है ही, तभी तो माइनस है ना, तभी तो नेगेटिव प्रोडक्शन है। तो अगर कंपनी तो साल भर में मान लीजिए हर महीने 400 कार बेचती थी और साल भर में 1200 कार बेचती थी, तो अगले महीने में मान लें आदर्श परिस्थिति में ऋतुराज की उसने सितंबर से फिर 100 कार बनाना शुरू कर दिया, तो अगर अगले 6 महीने अगर वो कार बेचेगी तो 600 ही कार तो बेच पाएगी ना। हाँ, और आम लोगों को सर ये समझ में आएगा कि अच्छा, जनवरी में भी 100 बेच रहे थे, अभी भी 100 बेच रहे हैं, तो मामला ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो नहीं बेच पाएगी, क्योंकि 100 कार जब वो बेच रही थी तब भारत की आर्थिक विकास दर 6-7.5% थी, लोगों की इनकम बची हुई थी, 12 करोड़ नौकरियां नहीं खत्म हुई थी, लोगों के कामकाज बंद नहीं हुए थे। तो अब वो 100 कार ऐसी मंदी में जहां माइनस में निगेटिव ग्रोथ है, 12 करोड़ लोगों के काम चले गए, तो वो 100 कार थोड़ी जनवरी में बेच पाएगी। तो वो उत्पादन 100 कार, और इसलिए वो 100 कार का उत्पादन करने के बाद अपने प्रोडक्शन को रोकेंगी और प्रोडक्शन को रिस्ट्रक्चर करेंगी, सोचने की कोशिश करेंगी कि अच्छा, अब हमें समझ में आता है कि ठीक है, बाजार में 15-20 कार की डिमांड निकल रही है, तो अब हम 100 कारें अगले 3 महीने तक बेचेंगे, तो हर महीने हम 15 से 20 कार बनाएंगे। तो इसलिए मंदी, जब गहरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद अर्थव्यवस्थाएं खुलती हैं, तो शुरुआत में हमें एक बंप दिखाई देता है, एक उछाल दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो फिर गड्ढे में नीचे चला जाता है, और रोजगार के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और रोजगार के मामले में हमने ये देखा ना कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब उतनी नौकरियां नहीं गई, पर जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा नौकरियां गई। बिल्कुल सर। अभी सर भारत में खरीदारी का मौसम है, लोग जमकर इस मौसम में खर्च करते हैं, बाजार में एक रौनक होती है, और अब बाजार को खुलते लगभग ठीक ठाक वक्त बीत गया है। लेकिन बाजार में अगर हम और आप अपनी निजी जिंदगी में देख लें, तो शायद हमारी
खरीदारी पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है। जितना उत्साह के साथ हम पिछले साल जाया करते थे बाजार, इस बार हम नहीं जा रहे हैं। अगर इसको बहुत मास लेवल पे कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितना बड़ा बाजार में मांग की कमी दिखती है, नजर आती है, बिल्कुल जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देखिए, बाजार मौसम की तरह है। अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो आपको महसूस होगा। कल तक अगर आप हाफ टी शर्ट पहनकर निकले हुए थे तो इस समय अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में आपको फुल टी शर्ट पहननी पड़ेगी। और अर्थव्यवस्था में सुधार, मांग, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। इनके लिए उतने ज्यादा आंकड़ों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुली आंखों से ग्रोथ को, तरक्की को, मांग को महसूस कर सकते हैं। और आंकड़े सिर्फ उसे सपोर्ट करते हैं, एनेक्डोटली चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस समय अगर आप बाजार में निकले तो आप खुद अपने अनुभव से यह समझ सकते हैं कि बाजार में कितनी खरीदारी हो रही है, कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। अनिवार्य खरीद तो जरूर होगी, क्योंकि जरूरी खरीद किए बिना तो लोग नहीं चलेंगे। आप अपनी पर्सनल परचेज से देख सकते हैं कि आप क्या उन लोगों में से हैं जिन्होंने पिछले साल दिवाली या दशहरे पर या उसके आसपास जितनी शॉपिंग की थी उस बार इतनी शॉपिंग की है कि नहीं। हाँ, बाजार में जब जाएं और आप कारोबारियों से बात करें तो वो ये उन्होंने नवरात्रि और दशहरा की बिक्री के आधार पर ये अंदाज लगाया है, जो मेरी लोगों से बात हो रही है देश के बड़े थोक बाजारों में, कि अगर इस बार पिछले साल की तुलना में 30% डिमांड भी आ जाए 30% खरीदारी भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। यानी वो 70% फेस्टिव सीजन सेल के लॉस का एस्टिमेट कर चुके हैं। और व्यापारी जब इसका एस्टिमेट कर चुका है तो इसका मतलब ऋतुराज समझना जरूरी कि उसने इतना माल ही नहीं खरीदा है, भरा ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पिछले साल वो 100 ग्राहकों को सामान बेच रहा तो इस साल बमुश्किल 30 को बेच पाएगा। तो उसने 30 के हिसाब से 40 का सामान स्टोर किया होगा। यानी ये जो 60 का प्रोडक्शन लॉस वो पहले ही फैक्ट्री को बता चुका है कि नहीं, इतना उत्पादन नहीं बिकेगा। तो ये दिवाली की मांग 30%, 35% ओवरऑल रहने की संभावना है। किसी एक प्रोडक्ट में वो 50% भी हो सकती है। दिए तेल, रुई में वो 40-50% हो सकती है, पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में वो 30% रह सकती है। लेकिन अभी जो बाजार की सूरत इस समय है, दिवाली के पहले के बाजारों की सूरत है, वो 30% के आसपास। पिछले साल की तुलना में 70% मांग का या 70% डिमांड का लॉस अभी शुरुआती तौर पर हमें समझ में आ रहा है। बाकी आंकड़े, जैसे हमने आपसे कहा कि जब त्योहार का सीजन खत्म हो जाएगा, सेल्स के आंकड़े आ जाएंगे, कंपनियां वापस अपने हिसाब लगाएंगी तो हमें पता चलेगा। तो इसलिए जो अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें हमें फेस्टिवल सीजन के वास्तविक नतीजे या रिजल्ट रिफ्लेक्ट होते दिखाई देंगे। और सर, अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यह सीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है देश के लिए, आर्थिक स्तर पर खरीदारी के लिए, बाजार में डिमांड को लेकर, और उसे अभी आपने समझाया। यह सीजन जब बीत जाएगा तो हमारा इंतजार कितना लंबा होने वाला है या हो सकता है? देखिए, एक बड़ी पिक्चर ऋतुराज लोगों के दिमाग में क्लियर है। जो उद्योग हैं, जो निवेशक हैं, जो व्यापारी, उनके दिमाग में क्लियर है कि पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% माइनस में टूटी थी। अगली तिमाही में वो 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी, 18-19% माइनस में टूटेगी। उसके बाद फिर वो 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो 12% टूटेगी। इस फेस्टिव सीजन से लोगों को बहुत उम्मीद नहीं है। समझदार जो बाजार में लोग हैं उनकी रीजनेबल उम्मीद है। हाँ, कोशिश ये बताने की या चर्चा इस बात को करने की जरूर होगी कि नहीं, बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन है, पर सबको व्यवहारिक मालूम है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। जब 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई हो, लोगों के पास पैसे नहीं हो, 5 महीने फैक्ट्रियां बंद रही हो, तो डिमांड वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए असली रिवाइवल, जो बड़े आंकड़े बता रहे हैं, चाहे वो आरबीआई का आंकड़ा माने, आप IMF का माने या वर्ल्ड बैंक का माने, रिवाइवल की जो पहली शर्त है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था शून्य का स्तर कब प्राप्त करेगी। जहां वो अपनी सारे गड्ढे भरते हुए, नीचे से डूबते डूबते सारे गड्ढे भरते हुए शून्य पर आ जाएगी, और शून्य के बाद फिर वो गिनती शुरू होगी जहां से आप बढ़ोतरी रोकेंगे। और फिर उसके बाद जब आप पिछले साल मार्च की स्थिति में पहुंच जाएंगे 5% पे, तब आप पिछले प्री कोविड लेवल पा सकेंगे। और जब उसके बाद आप मंदी से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब 7% की एवरेज अर्थव्यवस्था थी, तब आप अपना बेस्ट लेवल पा सकेंगे। तो ये बहुत लंबा सफर है जो -24% से +7% तक जाता है। अब अगर इसे जोड़ लें तो ये 30-31% की ग्रोथ है। और 30-31% की ग्रोथ खींच कर लाना भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभी तक कभी ऐसा
ऐसी चीजें नहीं देखी, तो इसलिए मैं भी बहुत उत्सुकता के साथ देख रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि चीजें किस दिशा में जाती हैं। और सर वो एक अंत में ये भी बता दीजिए कि वो शून्य तक आने का कोई अंदाजा है क्या? किसी रेटिंग एजेंसी ने या किसी संस्था ने अंदाजा लगाया है क्या कि शून्य तक हम कब पहुंच जाएंगे? यहाँ तो शून्य तक पहुंचने का काफी आफत नजर आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि अगले साल की दूसरी तिमाही तक शायद, अगर कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया तो अगले साल की दूसरी तिमाही तक, मान लीजिए 2021 की सेकंड तिमाही तक हम शायद उस लेवल पर आ पाएंगे जहां से हमें दिखाई देगा कि हम अर्थव्यवस्था को शून्य के स्तर पर ले आए। लेकिन इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में उद्योग कितना निवेश करते हैं, डिमांड कितनी आती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश पर उतना नहीं चलती जितना मांग पर चलती है। और अगर लोगों की कमाई नहीं बढ़ी तो ये शून्य वाली मंजिल थोड़ी और लंबी खींच सकती है। शुक्रिया अंशुमान सर हमसे बात करने के लिए। आज हमने इस पॉडकास्ट में ये समझा कि बाजार कैसे मौसम की तरह है और वो महसूस होती है कि कुछ बदल रहा है हमारे आसपास और कितना बदल रहा है हमारे आसपास। इसके अलावा आंकड़ों को लेकर जो कन्फ्यूजन था उसे आपने दूर किया। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।